नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से और सनातनी भाइयों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। कल 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, उसके परिणाम सामने आ गए। शायद पूरे देश की टकटकी इस पे लगी रही होगी। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका ध्यान इस पर नहीं गया होगा या जो उसके पल-पल के वो नहीं देख रहा होगा। तो चुनाव परिणाम सामने आ गए और ये ऑलमोस्ट क्या था कि इसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट और साउथ ये लगभग पूरे देश का आधे देश का प्रतिनिधित्व ये जो है चुनाव कर रहे थे। अगर आप सेंट्रल छोड़ दीजिए और वेस्ट छोड़ दीजिएगा तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ये सारा का सारा यहाँ तक साउथ के 3 राज्य थे, ईस्ट के वेस्ट बंगाल था और नॉर्थ ईस्ट का असम था। बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या स्थिति है और असम में तो जैसे पहले से उम्मीद थी कि एक तरफा होगा और वही हुआ। आपने वो भी उसका भी ड्रामा देखा होगा पवन खेड़ा का, जो उसने किया था इसमें अब इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो वो थे, वहाँ के हिमंता बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पर अनाप-शनाप आरोप लगाए जो कि वो सोचते एक्चुअली क्या है इनके पास जो है जनता के पास बीच जाने कोई वही नहीं रह गया। इनकी सारी साख खत्म हो गई तो कुछ भी अनाप-शनाप बोल दो, गाली-वाली कर दो, ये अब कांग्रेस की इतनी वो रह गई। आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा कई बार कि वो क्या करते हैं, वो गाली देने के अलावा वो कुछ नहीं करता है। मोदी नरेंद्र मोदी ऐसा है, अमित शाह ऐसा है, कोई भी मान्यता कोई भी जो है एक सभ्य समाज का जैसे यारो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद, खैर ये छोड़िए क्योंकि इनको फिर भी जो है संरक्षण आज भी इनको संरक्षण मिला है न्यायपालिका का, जैसे खेड़ों को मिला। उन्होंने न्यायपालिका ने कहा कि भाई इसने असंसदीय कहे। अरे तो खेड़ा इसका हिमंता का मामला थोड़ा था, उनकी पत्नी का मामला था और उसी उससे ज़्यादा बोलने वाले को आप छोड़ देते हैं, राहुल गांधी को, या इसको बेल देते हैं। एक इसने वो किया था, कितना बड़ा जालसाज़ी करी, जालसाज़ी। खैर, तो जो ये जो चुनाव थे, तो असम का तो पहले ही से ऑलमोस्ट डिक्लेयर था। ठीक है, वो 2/3 मेजॉरिटी आ गई। बीजेपी को इसमें 2 राज्यों में 2/3 मेजॉरिटी मिली, असम में और वेस्ट बंगाल में। केरल में जो हुआ, एक चमत्कार सा हुआ। हालाँकि एग्ज़िट पोल में एक एग्ज़िट पोल ने ये बात ज़रूर कही थी कि जो टीवी के पार्टी है, एक्टर विजयन की पार्टी है, उसको 100 से क्रॉस मिल जाएँगे, 100 से ऊपर मिल जाएँगे। और इसको लोग लगभग मज़ाक उड़ा रहे थे क्योंकि किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था एग्ज़िट पोल ने और ना ओपिनियन पोल ने कि ये भी कोई वो है। इसको भी प्रशांत किशोर की तरह माना जा रहा था कि 2-4 सीटें ले लेगा या वोट काट लेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ, वो बिल्कुल उल्टा हुआ। अब आज वहाँ त्रिशंकु जैसे बनेंगे, अब आगे देखना पड़ेगा कि वो क्या करेगा। हमें क्या देखना, वो वही देखेंगे कि किससे अलायंस करते हैं, जो 2-3 सीटें इनको लेनी है। खैर, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति खत्म हो गई, टीवी इसके आने से। और जो केरल है, केरल में एक प्रथा थी कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती, लेकिन पिछली बार जो है, राहुल गांधी के जब से कमान आई, तो वो सत्ता जो बदलती थी, वो नहीं बदली और लगातार 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। तो खैर ये केरल से कम्युनिस्ट पार्टी का आना मतलब पूरे देश से जो है कम्युनिज्म का सफाया हो गया। अब सिर्फ बताते हैं कि अब जेएनयू में रह गया या कथित बुद्धिजीवी में रह गया और कहीं नहीं रह गया। अब इतना इसका जो है वो रह गया, प्रभाव रह गया। इनके जो अवशेष रह गए। जैसे अब कुछ देर बाद जो है कुछ ही 1-2 साल बाद ये जो है डायनासोर हो जाएँगे, जिनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो खैर ये देश के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है कि वामपंथियों का खत्म होना, क्योंकि वामपंथी क्या है, भारत में अगर वामपंथी की बात करते हैं, वो कोई वामपंथी नहीं है, ना अतीत से न कुछ है, वो एंटी हिंदू हैं। अब जो असली जिसमें सबकी निगाहें लगी थी, वो था टीएमसी। क्योंकि टीएमसी का जो वो था, एक जो शिकंजा था ममता का, पूरा जो सिस्टम बना रखा था, उसमें किसी को स्वतंत्रता नहीं थी, कम से कम हिंदुओं को वोट देने की स्वतंत्रता नहीं थी। मार पीट करके जो है, जो इनके गुंडे थे, क्योंकि ये शासन ही पूरा गुंडों का था, जो ये 15 साल तक चला, 2011 से 2025 तक जो ये शासन चला, तो ये गुंडों का शासन था। और वो जो है हर किस्म का मतलब वहाँ सरकार और पार्टी में
विभेद करना बड़ा मुश्किल था। आपने कई बार उदाहरण देखा होगा कि ममता बनर्जी के साथ जो जो वो काम करती हैं, वो रॉडी टाइप का, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी और वो सब मिले रहते हैं। डीजीपी उनके साथ जाते हैं जब ईडी की फाइलें जब हुई थी। तो खैर, इस बार जो चेंज हुआ, ये चेंज कतई नहीं होता अगर एसआईआर लागू नहीं होती, अगर चुनाव आयोग इसको ध्यान से नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हस्तक्षेप न करता, तो ये इस वजह से ये सब हो गया। एक तो जो वो था एसआईआर से जो मृतक थे या वो लोग जो फर्जी वोटर थे, वो डर के मारे कुछ तो बांग्लादेश चले गए और कुछ जो है डॉक्यूमेंट उनको पता था कि अगर हमने डॉक्यूमेंट दे दिए और हम फंस गए तो हमें जाना पड़ेगा, तो वो उसमें से जो इतने लाख गए तो ये वही लोग हैं या जो मृतक थे, वो जो कभी के मर चुके लेकिन उनके वोट टीएमसी के गुंडे डालते रहते थे और ये पूरे देश में ही मैंने देखा है। अब तो काफी कुछ कम हो गया, लेकिन पहले मृतकों के वोट बहुत पड़ते थे। जो भी प्रभावशाली होता था वो ये करता था। वहां पर चुनाव प्रक्रिया होना बड़ा मुश्किल था। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक इतिहास है। इसका इतिहास क्या है? हमारे आजादी की उससे स्वतंत्रता के दिन से ही वो था, क्योंकि इस देश का विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ। ज्यादातर मुसलमान वहां चले गए, पाकिस्तान, तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। और क्योंकि ये उनकी हिंदुओं के प्रति घृणा थी मुसलमानों के अंदर, जो उन्होंने अलग देश मांगा। और जब जहां वो जो हिंदू वहां फंसे थे पाकिस्तान में, माने आज के बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया। और इसके देखिए इतिहास में आप देखिए क्या क्या होता है। एक जोगेंद्र मंडल थे, दलित थे वो, और उन्होंने एक जिले को मिलाया, उसमें उसका जन्म संग्रह हुआ। मैं इसका नाम भी भूल रहा हूँ, मेमन सिंह था या खैर वो जिला मैं भी भूल रहा हूँ। तो उसको उन्होंने जिन्ना के कहने पर जन्म संग्रह करा के, पूरे दलित लोगों की वहां पर आबादी थी और मुस्लिम मिलाकर ये आबादी को जन्म संग्रह से वो बांग्लादेश में मिल गया। उससे क्या हुआ और उनको मंत्री भी बना दिया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कानून मंत्री बने, रोजगार मंत्री कुछ ऐसे बने। लेकिन 2-2.5 साल बाद उन्होंने देख लिया, क्योंकि ज्यादातर दलित थे और जो मुस्लिम समाज था वहां का, उन्होंने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो अत्याचार तब शुरू हुआ था आज तक हो रहा हो, इसलिए सीए को लाना पड़ा। तो वो तो 1950 में भाग के आ गए। 47 में गए थे तो 1950 में कलकत्ता में आ गए, चुपचाप करके एक तरफ बैठ गए और वहां के जो दलित लोग थे या हिंदू लोग थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है जो मुसलमानों का दलितों पर अत्याचार होना या हिंदू पर अत्याचार होना। अब सबसे कहां पर वो हुआ, विभाजन के बाद जो है ये हुआ था कि बहुत से लोग जाने को तैयार थे। जनसंख्या सरकार ने तो नहीं किया था, लेकिन बहुत से लोग जो है अदला बदली चाह रहे थे। यहाँ के मुसलमान वहां चले गए, जाना चाह रहे थे, और वहां के हिंदू यहाँ आना चाह रहे थे। लेकिन हर इस देश के हर उसके पीछे जो है एक ही व्यक्ति का है बर्बादी के पीछे, जवाहरलाल नेहरू। उसने पैक्ट किया फिर लियाकत अली से 1950 में। उसका नाम बढ़ा है वो लियाकत, नेहरू लियाकत पैक्ट, या उसको दिल्ली पैक्ट करके कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, और जो यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वो जो बीज था आज तक चल रहा। यहाँ तो सुरक्षा मिल गई, सुरक्षा से बढ़ करके सुरसा हो गए। और वहां जो है पाकिस्तान ने क्यों करना था, उनको तो माइंडसेट ही एंटी हिंदू था। वो वहां मरते गए, चाहे बांग्लादेश में हो या आज के पाकिस्तान में हो, सबकी जनसंख्या खत्म हो गई। अब ये इस आड़ में वहां से बांग्लादेश से जो आना शुरू हुआ शरणार्थियों का, 1971 से भी आए, वो तो क्या हिंदू थे लेकिन मुसलमान भी थे, क्योंकि उस समय जो वो था पाकिस्तान क्या था उस समय, जो पाकिस्तानी सेना वहां आई, उनके लिए बांग्लादेश एक बिल्कुल अलग एंटिटी थी। वो मुसलमान नहीं थे, वो बांग्लादेशी थे। तो जो उनकी सेना ने बलात्कार किया, उसमें जो है हिंदू मुसलमान सब बराबर थे। तो खैर वो अंदर आ गए और उसके बाद सतत आते रहे, कांग्रेस के राज में भी आए। उसके बाद जब कम्युनिस्टों का राज आया तो उन्होंने इसको एक वोट बैंक बना दिया। 77 तक इनका शुरुआत हुई कम्युनिस्टों की, जब कांग्रेस हर जगह से पूरे देश से हार रही थी। और ज्योति बसु, बाद में बुद्धिदेव भट्टाचार्य शायद थोड़ा कम पीरियड करे, लेकिन ज्यादातर ज्योति बसु रहे। तो वामपंथी तो इनको समझते नहीं है कुछ। वामपंथी भारत में, मैंने पहले भी कहा अभी कि वामपंथियों के लिए भारत में जो है, वामपंथ का मतलब है
एंटी हिंदू। वो न कोई सेकुलर है, न एथिस्ट है, कुछ नहीं। आपने सिर्फ़ वो स्टैंड एक लेना है कि हमें हिंदू के खिलाफ है। तो वहाँ से जो ये अब इन्होंने वहाँ से वोट बैंक बनाना शुरू हो गया। ऑल इंडिया लेवल पर तो कांग्रेस का वोट बैंक था ये, अब यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब उसका शासन खत्म हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी का 34 साल का शासन उनका खत्म हुआ, उसका ममता बनर्जी का शासन शुरू, उन्होंने वही लोग उठाए, वही गैंग उठाया और इसमें जो है, जो गुंडे वहाँ थे वो यहाँ वो कर दिए। जो काम वो वहाँ करते वो यहाँ कर दिए। मतलब हिंदुओं का जो अत्याचार कांग्रेस के राज से शुरू हुआ, वो अभी तक चला जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखे होंगे कई संदेश खाली का आपने देखा होगा, शाहजहां शेख का आपने देखा होगा, जीवी कर का देखा और 2021 में जब चुनाव जीतने के बाद जो कुछ इन्होंने किया, ये क्या है? उनको बिल्कुल दबाने की। लेकिन इस बार सीईसी जो ज्ञानेश हैं, उन्होंने परफेक्ट काम किया। उन्होंने उनको सारी दुनिया देखती है। उन्होंने इतनी सेंट्रल फोर्सेस देख ली, वो वहाँ पे भेज दी कि ये चूँ नहीं कर पाए। जिन्होंने करने की कोशिश करी, उनको वहीं पे ठोक-ठाक दिया। और यही वजह थी कि जब लोगों के हिंदुओं के मन से भय बाहर निकल गया, तब जा कर के वो इस स्थिति में पहुँचे कि ऐसी जो है आक्रांत सरकार को बाहर किया जाए। ये जो पूरा बंगाल का इतिहास है अब तक का, ये जो है जैसे मध्य युग में कहते हैं डार्क एज, अंधकार का युग, ये हिंदुओं के लिए अंधकार का युग था। और दूसरी बात उन्होंने किसके लिए किया? किसी के लिए भी नहीं किया। इवन मुसलमानों को भी ज़िंदगी नहीं है। आज भी मतलब एक बार इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था वो, पहले कम्युनिस्टों ने खत्म किया, फिर ममता ने खत्म किया। अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो क्या करेंगे आप? गुंडागिर्दी करेंगे? आपको 5 किलो राशन मोदी ने दे दिया, कुछ पैसे उन्होंने दे दिए, बस वो उनकी ज़िंदगी यहीं तक सीमित थी। तो ये जो कुछ हुआ, ये एक वो थी, जो उनके आक्रोश चला था पीढ़ियों से हिंदुओं के अंदर, जो उनका शोषण हो रहा था, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, वो बोल भी नहीं सकते थे। प्रशासन सारा उनका, ना कहीं किसी पे वो फाइल अब वो कहते साहब हमारे यहाँ तो एनसीआरबी की डाटा कहते हैं कि महिला में कोई अत्याचार नहीं होता, यूपी में होता है। अरे यूपी में जो होता है, वो दर्ज होता है। तुम्हारे यहाँ कौन दर्ज करेगा? पूरा प्रशासन ही जब एक पार्टी बनी हुई तो दर्ज करेंगे वो, इसलिए वो होता है। इस सबको बेवकूफ बनाते हैं कि साहब आप एनसीआरबी की डाटा देख लीजिए, आज देख लीजिए। अरे देखो तब है जैसे उत्तर प्रदेश में, जब कभी किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में था, तो अतीक अहमद का गैंग जितने भी गैंग थे, तो वो इनके खिलाफ कौन करता था? अरे जज तक इनकी सुनवाई नहीं करते थे। ये वो था। तो अगर प्रशासन अगर किसी समुदाय का साथ दे तो जुडिशरी भी अपाहिज हो जाती थी। वही स्थिति वहाँ हुई। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो सीसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा हमारा ये अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य अधिकार नहीं कर्तव्य है कि हर वोटर जो है निर्भीकता से वोट डाले। ये चूँ-चाँ जब करने के 2-4 डंडे पड़े सीआरपीएफ के, तो दुम दबा के भागे। हालाँकि वो कई बार तक भाषण देते देते रहे कि हम तुम्हें दिल्ली तक खदेड़ देंगे। अबे क्या दिल्ली तक खदेड़ोगे तुम? तुम्हारा पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मिनटों में इन्होंने 2 दिन में वो कर दिया। तुम क्या करोगे? लेकिन क्या इनका एक साहस बड़ा होगा, अरे हम सब कुछ है, ममता दीदी हमारी है। इसलिए उन्होंने कभी वोट नहीं देने दिया हिंदुओं को। डर के मारा, बस डर के मारे के इनको सुबह-सुबह इनके गुंडे कहते कि भाई तुम वहाँ मत आना। अब आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। तो ये आक्रोश निकला। ये जो दशकों से जो दबा हुआ था हिंदू था, उसने अपना वो किया। वो यहाँ पे कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं, जैसे कि आजकल ये कह रहे हैं, इसमें जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं इस गैंग के, वो यही कह रहे हैं साहब ये पूरा भगवाकरण हो गया। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भगवाकरण वाली कोई बात नहीं है। जो उत्पीड़न उनका हुआ, जो अंधकार में युग उन्होंने देखा, ये उसकी अभिव्यक्ति थी। और सारी दुनिया देख रही है, कोई अलग सा कोई वो थोड़ी है। तुम ज़बरदस्ती अपने आँखों में पट्टी लगाओ वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।